हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर के विशाल मैदान में हमने उत्तर के विशाल मैदान के विभाजन पढ़ रहे थे, ठीक है। और विभाजन के अंतर्गत हमने जो 6 विभाजित भागों में बांटा गया था उसको हमने पढ़ लिया था। और 6 भाग कौन कौन से थे? उत्तर के जो विशाल मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। और 6 भाग हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन सा था? पहला था भाबर, दूसरा था तराई, तीसरा था खादर मिट्टी प्रदेश, खादर मिट्टी प्रदेश, और चौथा था बांगर मिट्टी प्रदेश, बांगर मिट्टी प्रदेश, और पांचवा था रहे या कल्लर। पांचवा भाग क्या था? रहे या कल्लर। और छठा और लास्ट था डेल्टा। छठा और लास्ट था डेल्टा। अब देखो भांगर प्रदेश क्या है? भांगर प्रदेश वह प्रदेश है जो शिवालिक प्रदेश का, शिवालिक हिमालय का गिरिपथ प्रदेश, यानी कि शिवालिक हिमालय का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश। ये क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश कहलाता है। इसमें क्या है? मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। अब देखो, जिसमें मोटे मोटे पत्थर होने के कारण जो भी नदियां हिमालय से आती है, जो भी नदियां हिमालय से आती है, वो क्या है? इन पत्थरों के बीच में से होकर गुजर जाती है। तो यहाँ पर क्या है? भाबर प्रदेश के अंदर नदियां दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो भाबर प्रदेश है, इसके जस्ट आगे यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और यहाँ पर नदी क्या है? भूपृष्ठ पर आ जाती है। यहाँ पर क्या है? नदियां भूपृष्ठ पर दिखाई देने लगती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? तराई क्षेत्र। ये वाला कौन सा कहलाता है? तराई क्षेत्र। उसके बाद में आता है खादर मिट्टी प्रदेश। उसके बाद में कौन सा आता है? खादर मिट्टी प्रदेश। और खादर मिट्टी प्रदेश में देखना, खादर मिट्टी प्रदेश में, इस प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष क्या है? बाढ़ का पानी आता है। प्रतिवर्ष क्या है? बाढ़ आती है। बाढ़ क्या है? प्रतिवर्ष आती है, ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण इसको क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान। इसको क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, या कछारी प्रदेश, या कछारी प्रदेश। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, खादर मिट्टी प्रदेश के अंदर क्या होता है? बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष, देखो नदियों में बाढ़ आती है तो नदी के अंदर जो भी मिट्टी होती है, जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं, वो क्या है? वो नदी फैला देती है, अपने किनारे पर क्या करती है? फैला देती है। तो इसमें क्या है? कैसी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी प्रदेश के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो, इसके बाद में आता है भांगर मिट्टी प्रदेश। भांगर मिट्टी प्रदेश में क्या है? ये इसका विपरीत है, यानी कि इसमें प्रतिवर्ष क्या है? बाढ़ का पानी आता है, लेकिन ऊंचाई होने के कारण, यह मैदानी क्षेत्र ऊंचाई में होने के कारण, ऊंचाई में होने के कारण, होने के कारण ये क्या है? प्रतिवर्ष इसमें बाढ़ का पानी नहीं आता है। प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती, ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता है। यदि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता है तो इसमें क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि नदी के साथ मिट्टी नहीं आती है, तो इसमें क्या है? जैसे 2 साल या 3 साल के अंदर पानी आता है, बाढ़ का पानी इस क्षेत्र तक पहुंचता है, प्रतिवर्ष नहीं आता है, तो वहां पे क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भांगर मिट्टी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में आता है रहे या कल्लर। रहे या कल्लर। अब देखो, जो भांगर प्रदेश है, भांगर प्रदेश के अंदर खेती होती है। भांगर, क्योंकि जो खादर मिट्टी प्रदेश है उसमें तो क्या है? हर वर्ष बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के कारण खेती नहीं हो पाती है। जो भांगर प्रदेश है, भांगर प्रदेश के अंदर सिंचाई कार्य होता है। जब भाई खेती की जाती है तो उसमें सिंचाई होती है। तो रहे या कल्लर क्या है? भांगर प्रदेश में, भांगर प्रदेश में सिंचाई
कार्य की सिंचाई कार्य की अधिकता के कारण अधिकता के कारण यहाँ की परत, यहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी परत पर क्या होता है, यहाँ की मिट्टी की परत पर एक नमकीनी या सफेद चादर आ जाती है। इसे रेहे या कलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेहे या कलर कहते हैं। रेहे या कलर किसे कहते हैं, बांगर मिट्टी प्रदेश के अंदर सिंचाई कार्य की अधिकता होने के कारण वहां पर क्या है, उसकी जो मिट्टी की परत है उस पर क्या है, नमकीनी या सफेद चादर चढ़ जाती है, जिसके कारण वो खेत या जो भी मिट्टी है वो उर्वरक नहीं रह पाती है, यानी कि उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, रहे या कलर क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद में आता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर एक द्वीपनुमा संरचना जो बनती है, यानी कि दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा उन दोनों के जहां पे भी वो मिलती है उसके मुहाने पर एक द्वीपनुमा संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, समझ में बात। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान का, हेडिंग डालना, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अब देखो, उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, इसका जो प्रादेशिक विभाजन है वो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला है सिंधु नदी का मैदान। पहला जो भाग है वो कौन सा है, सिंधु नदी का मैदान। दूसरा है गंगा नदी का मैदान। दूसरा कौन सा है, गंगा नदी का मैदान। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। समझ में आया कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका जो प्रादेशिक विभाजन है वो कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। और 3 भाग कौन कौन से हैं, सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी का मैदान। पहली हेडिंग डाल लेना, सिंधु नदी का मैदान। सिंधु नदी का मैदान, सिंधु नदी का जो मैदान है, यह मैदान, इसमें एक पॉइंट लिखना, यह मैदान सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी सिंधु नदी का जो भी मैदान है वो सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी है वो देख लेना। सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाव, छोटी सी चिनाव, रावी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और
सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंधु नदी का मैदान। सिंधु नदी का मैदान। अब देखो सिंधु नदी का जो मैदान है, सिंधु नदी का जो मैदान है यह दो आब का निर्माण करता है। सिंधु नदी के मैदान के अंदर सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा, इसमें पॉइंट लिखना, अभी मैं दो आब के बारे में बता देता हूं। सिंधु नदी द्वारा, पहले इसको लिख लेते हैं, सिंधु नदी द्वारा, अरे सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा द्वारा दो आब का सिंधु नदी द्वारा दो आब का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यानी कि सिंधु नदी में उसकी जो सहायक नदी है वो मिलकर क्या बनाती है? दो आब बनाती है। दो आब क्या है? दो आब क्या है? दो आब है दो नदियों के, दो नदियों के, दो नदियों, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो आब का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात। सिंधु नदी का मैदान सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। उसकी सहायक नदी के कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, और सिंधु नदी जो है वो किसका निर्माण करती है? दोआब का निर्माण करती है। सिंधु नदी में उसकी जो सहायक नदी है वो किसका निर्माण करती है? दोआब का। और दोआब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि जो सिंधु नदी है वो कितने दोआब बनाती है। ठीक है, देखो सिंधु नदी है वो कितने दोआब बनाती है? सिंधु नदी 5 दोआब बनाती है। 5 दोआब कौन कौन से हैं? देख लो, पहले मैं इसको यहां पे लगा देता हूं। 5 दोआब कौन कौन से हैं? देखो, एक तो सिंधु नदी में झेलम नदी के बीच का जो ये क्षेत्र है, सिंधु नदी में झेलम नदी के बीच का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो एक दोआब बनाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक दोआब बनाएगा। ठीक है, और जो झेलम में चिनाब है, झेलम और चिनाब नदी है, इसके बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? ये भी एक दोआब का निर्माण करेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के जो दोआब है उसको क्या कहते हैं, और झेलम नदी में चिनाब नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं। चिनाब और रावी के बीच में ये वाला जो स्थान, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये भी एक दोआब कहलाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, ये जो रावी नदी है, ये वाली जो नदी है ये रावी है, और ये वाली जो नदी है व्यास नदी है, इसके बीच वाला जो ये वाला क्षेत्र है ये भी क्या है? एक दोआब का निर्माण करता है। और व्यास नदी और सतलज नदी, सतलज नदी के बीच में भी जो ये क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो सतलज नदी और ये व्यास नदी के बीच में भी एक दोआब का निर्माण होता है। तो सिंधु नदी द्वारा, यहाँ पे पॉइंट लिखना, सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी द्वारा, नदी द्वारा 5 दोआबों, 5 दोआबों, 5 दोआबों का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किया जाता है। और 5 दोआब कौन कौन से हैं? पहले मैं उनके नाम लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है। पहला है सिंधु सागर दोआब, पहला है सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, दूसरा है चाज दोआब, दूसरा कौन सा है? चाज दोआब। ठीक है, तीसरा है रचना दोआब। ठीक है, रचना दोआब, रचना दोआब। चौथा है बारी, बारी, या इसका कभी कभी दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है ऊपरी दोआब, बारी या
ऊपरी दोआब का क्षेत्र, ठीक है। और पांचवा और लास्ट है वो है विस्त दोआब, विस्त दोआब। अब देखो जो सिंधु सागर दोआब है, सिंधु सागर जो दोआब है वो किन किन दो नदियों के बीच में है? ये वाला देखो, ये वाली जो है नदी, ये वाली कौन सी है? ये वाली है सिंधु नदी। और ये वाली नदी कौन सी है? ये वाली नदी है झेलम नदी। सिंधु नदी और झेलम नदी से के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये किसका निर्माण करता है? सिंधु सागर दोआब का। तो सिंधु सागर दोआब के आगे लिखना सिंधु नदी, सिंधु प्लस में झेलम, यानी कि सिंधु नदी व झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कि सिंधु नदी व झेलम नदी के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब, ठीक है। इसके बाद में देखना चाज। देखो इसके नाम से भी अपन लगा सकते हैं अंदाजा, चा से चिनाव, जैसे झेलम, यानी कि चिनाव और झेलम, चिनाव वे झेलम, चिनाब व झेलम नदी के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? चाज दोआब। अब देखो ये वाली जो नदी थी, ये वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। और ये वाली नदी जो है वो क्या है? चिनाब नदी। और झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो दोआब है वो कौन सा दोआब कहलाता है? चाज दोआब। समझ में ये बात? इसके बाद में देखना रचना। रचना से क्या है? रे से रावी, चना से चिनाब। इसको नाम से भी देख लेते हैं, याद करने की ट्रिक है। रे से रावी प्लस में चे से चिनाब। रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब है वो कौन सा कहलाता है? रचना दोआब। ये देखो ये चिनाब, ये वाली नदी जो है वो चिनाब नदी है, और ये वाली नदी जो है वो कौन सी है? रावी। और चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब है वो कौन सा कहलाता है? रचना दोआब, ठीक है। चिनाब और झेलम के बीच का चाज, और चिनाब व रावी नदी के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? रचना दोआब। बारी दोआब, बे से व्यास लगा लेना, व्यास, और रे से रावी, रे से रावी और बे से व्यास, व्यास में व्यास प्लस में रावी। रावी और व्यास नदी के बीच का जो भी क्षेत्र है वो जो भी दोआब बनता है वो क्या कहलाता है? बारी या ऊपरी दोआब। यहाँ पे देखो ये वाली जो नदी है ये रावी नदी है, और ये वाली जो नदी है जो वो कौन सी है? व्यास नदी है। तो यहाँ पे भी जो क्षेत्र बनता है या दोआब बनता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो इन नदियों के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? बारी या ऊपरी दोआब। इसी प्रकार विस्त दोआब, वैसे व्यास, इस्त से और ते से क्या है? सतलज। देखो सतलज में सत आता है पहले, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? सत आ रहा है। वी से व्यास, वी से व्यास, वी से व्यास और सतलज, सतलज। व्यास व सतलज नदी के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? विस्त दोआब। देखो सिंधु नदी द्वारा कितने दोआबों का निर्माण किया जाता है? 5। दोआब क्या है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। सिंधु नदी में उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा कितने दोआबों का निर्माण किया जाता है? 5। कौन कौन से? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब है किन दो नदियों के बीच में? बीच का दोआब है सिंधु नदी में झेलम नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में आता है चाज दोआब। चाज दोआब, चाज दोआब किन दो नदियों के बीच में? जैसे चिनाब, जैसे झेलम। झेलम और चिनाब जो नदी है उनके बीच का दोआब क्या कहलाता है? चाज। उसके बाद में तीसरा आता है रचना दोआब। रचना दोआब रे से रावी, रे से रावी, चे से चिनाब। रावी और चिनाब नदी के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? रचना दोआब। उसके बाद में आता है बारी या ऊपरी दोआब। बारी बे से व्यास और रे से रावी। व्यास और रावी नदी के बीच में, रावी और व्यास नदी के बीच में जो दोआब बनता है उसके क्या कहते हैं? बारी दोआब। उसके बाद में आता है विस्त दोआब। वी से व्यास, सत से सतलज। रावी और व्यास और सतलज नदी के बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है? विस्त दोआब, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं
सिंधु नदी का जो मैदान है, सिंधु नदी का जो मैदान है उसके अंदर अपने को यही बात याद रखनी है, उसमें कौन कौन से दोआब है, 5 दोआब है। 5 दोआब कौन से? सिंधु सागर दोआब, जहाज, रचना और बारी और विस्त दोआब। ठीक है, उसके बाद में इनमें ये किन किन नदियों, सिंधु नदी में उसकी सहायक नदी द्वारा सिंधु नदी का मैदान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात याद रखना, जो ये है सिंधु नदी में उसकी 5 सहायक नदी, ये क्या है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ये पाकिस्तान के मिठानकोट में है। ये कहां पर है? पाकिस्तान के मिठानकोट में। ठीक है, यानी कि कभी पूछ ले कि मिठानकोट, मिठान नहीं, मिठानकोट, सॉरी, मिठानकोट। ठीक है, समझ में आए कि 5 नदियों का जो संगम है वो कहां पर है? वो है पाकिस्तान के मिठानकोट में। ठीक है, अब हमारा जो सिंधु नदी का मैदान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी का मैदान, जो गंगा नदी का मैदान है, हेडिंग डालना, गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी का जो विस्तार है, गंगा नदी के मैदान का जो विस्तार है वो क्या है? कहां से कहां तक है? विस्तार जो है वो विस्तार है यमुना से लेकर, यमुना नदी से, यमुना नदी से बांग्लादेश, बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक, पश्चिमी सीमा तक। समझ में आई बात? यानी कि गंगा नदी का जो मैदान है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? वो यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में देखना, जो गंगा नदी का मैदान है, गंगा नदी के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि गंगा नदी के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी गंगा, पहला कौन सा भाग है? ऊपरी गंगा मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा है निम्न गंगा का, निम्न गंगा का मैदान। समझ में आई बात? यानी कि निम्न गंगा का मैदान का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? यमुना नदी से लेकर और बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक। देखो, गंगा के मैदान का जो एक और अन्य नाम है, गंगा के मैदान को मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान। गंगा के मैदान को मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है ऊपरी गंगा का मैदान। देखो, ऊपरी गंगा के मैदान के अंदर अपने को 2 बात याद रखनी है। ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार, पहली जो बात है वो है विस्तार। इसका जो विस्तार है, यानी कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है वो कहां पर है? वो है यूपी। पश्चिमी जो यूपी का जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? उत्तरी गंगा के मैदान के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? उत्तरी गंगा के मैदान के अंदर। इसके बाद में इसमें याद रखना है, दूसरा जो पॉइंट है वो याद रखनी है नदियां। यानी कि ऊपरी गंगा का जो मैदान है, ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसमें कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? वो कौन कौन सी है? पहली है यमुना, गंगा, रामगंगा, गंडक,
गंडक और घाघरा। ऊपरी गंगा के मैदान में अपने को दो ही बात याद रखनी है, कभी पूछ ले कि ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार क्या है, वो कहां तक फैला हुआ है, वो है पश्चिमी यूपी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ऊपरी गंगा का मैदान पाया जाता है। तथा इसमें नदियां कौन कौन सी है, यमुना, गंगा, रामगंगा, गंडक और घग्गर नदी। समझ में आई बात। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग डालना वो डालना मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। नेक्स्ट हेडिंग डालना मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान में भी अपने को दो ही बात याद रखनी है। पहला विस्तार, कि मध्य गंगा का जो क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्य में है। ठीक है, इसका जो विस्तार है, विस्तार में लिखना, विस्तार में लिखना उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार प्लस में देखो पश्चिमी जो था, पश्चिमी यूपी था, वो किसमें किसके अंदर आया था, उत्तरी गंगा के, ऊपरी गंगा के मैदान में। और जो मध्य गंगा के मैदान में है वो है पूर्वी यूपी। पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है उसका क्षेत्र कौन से गंगा के मैदान के अंदर आता है, मध्य गंगा के मैदान के अंदर। ठीक है, समझ में बात। अब इसके बाद में इसमें लिखना दूसरा नदी, इसके अंदर जो नदी पाई जाती है वो है कोसी नदी, कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी नदी है वो क्या है, उसके अंदर हर वर्ष क्या है, बाढ़ आती है। और ये हर वर्ष क्या करती है, अपना जो मार्ग है उसको बदल लेती है, जिसके कारण जो बिहार का जो क्षेत्र है उसके अंदर बाढ़ आ जाती है। जैसे कि पहले जो इंसान अलग जगह पर रहते थे, मान लो अगली बार वहीं पे क्या है, बाढ़ आ जाए, तो जो कोसी नदी है वो हर बार अपना जो बाढ़ का जो मार्ग है, यानी कि जो नदियां, जिस नदी के अंदर बाढ़ आती है वो एक निश्चित दिशा में बहती है। ठीक है, ये क्या करती है, अपने मार्ग को हर वर्ष क्या है, परिवर्तित कर देती है। इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती गंगा के मैदान में अपने को दो ही बात याद रखनी है, उत्तरी बिहार और पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, मध्य गंगा के मैदान के अंदर। और इसमें नदी जो है वो कौन सी है, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को क्या है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखना निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। इसमें हेडिंग डालना निम्न गंगा का मैदान। तीसरी जो हेडिंग डालना है वो है निम्न गंगा का, निम्न निम्न गंगा का, निम्न गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है, तो इतना माइंड में ना लिया। ठीक है, गलती है, इंसान है, इंसान से ही गलती हो जाती है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, अब देखो निम्न गंगा के मैदान के अंदर अपने को देखना है विस्तार। इसके विस्तार में लिखना संपूर्ण पश्चिम बंगाल, यानी कि जो संपूर्ण जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, संपूर्ण पश्चिम बंगाल का संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण पश्चिम बंगाल, यानी कि पूरा जो बंगाल है वो किसके अंदर आता है, निम्न गंगा के मैदान के अंदर। इसमें एक नोट डालना और नोट डालकर लिखना दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र वे पश्चिम बंगाल का, वे पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला निम्न गंगा के क्षेत्र में, निम्न गंगा के क्षेत्र में
नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, समझ में आया कि जो निम्न गंगा का क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? पूरा जो पश्चिम बंगाल है वो किसके अंदर आता है? निम्न गंगा के मैदान के अंदर। लेकिन जो दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है, दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र, वे पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है, इन दो चीजों को छोड़कर, इन दो चीजों को छोड़कर जो संपूर्ण पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? निम्न गंगा के मैदान के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अपने को गंगा के मैदान, जो गंगा का मैदान है जिसे मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं, उसके तीनों भागों को देख लिया है। पहला उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा के मैदान। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद में लिखना जो उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन का जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा था? वो था ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक है, हेडिंग डालना ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, हेडिंग डालना ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पॉइंट लिखना, इसे असम घाटी, असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको क्या ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, नदी का मैदान चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है उसे असम घाटी का मैदान या ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान भी कहते हैं। ये घाटी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह जो मैदान है ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला द्वीप कौन सा है? बनने वाला द्वीप कौन सा है? वे किस राज्य और नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला द्वीप कौन सा है, किस राज्य में है और किस नदी पर है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर वो लिखना। इसको और कोई तरीका मेरे को समझाने का मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि इसका एक क्वेश्चन बना दिया जाए और इसको इस प्रकार लिखवा दिया जाए। तो आंसर में लिखना मांजुली द्वीप। और किस राज्य में है? इसका जो राज्य है वो है असम राज्य। राज्य जो है वो कौन सा है? असम राज्य है। और किस नदी पर है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी पर। समझ में आई बात? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है उसके अंदर एक द्वीप पाया जाता है जो नदी पर बना हुआ द्वीप है। वो कौन सा है? माजुली द्वीप है। और ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। और किस राज्य में है? असम राज्य के अंदर है। और किस नदी के अंदर है? किस नदी में बना हुआ है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। ठीक है। आज हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लेना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।